नमस्ते, आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। प्रदीप पंत जी का यात्रा विवरण चेरापूंजी से आया हूँ। इसमें हम प्रदीप पंत जी के साथ नॉर्थ ईस्ट के उन क्षेत्रों में जा पहुँचे जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को हमने देखा, वहाँ के जलप्रपात को देखा। और अब देखिए, वो वहाँ के पहाड़ी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा विवरण में ये होता है कि आप यात्रा के लिए जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, तो उस प्रदेश की भाषा, उसकी संस्कृति, रहन सहन, जाति विशेष सभी के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ट्रैवल हमेशा आपके नॉलेज को वाइडन करता है। तो यहाँ पे भी वो कहते हैं, सांगमा रास्ते में खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं। ये सांगमा कौन है? जो वहाँ का एक लोकल आदमी था, जो इनके साथ एक गाइड के रूप में इनके साथ हो लिए थे। वह कहते हैं, खासियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यानी जो खासी है वह समझ लीजिए कि समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अब देखिए, पहाड़ी प्रदेशों में भी प्रतिष्ठा की बात, जहाँ मान सम्मान की बात होती है, वहाँ पर भी अलग तरीके से लोगों को आंका जाता है। तो उस प्रदेश में कहा जाता है कि ये जो खासियाँ हैं उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आप, मैं पूछता हूँ। तो प्रदीप पंत जी सांगमा से पूछते हैं, आप किस जाति के हैं? जी हाँ, मैं भी खासी ही हूँ और मेरी पत्नी भी, सांगमा हंसते हुए कहते हैं। अब सांगमा बताते हैं कि मैं और मेरी पत्नी दोनों खासी हैं, और खासी लोगों को यहाँ थोड़ा ज़्यादा सम्मान मिलता है, मान प्रतिष्ठा होती है। मैं भी उत्तर प्रदेश के उच्च कुलीन पर्वतीय परिवार से ही हूँ, हंसते हुए कहता हूँ। अब देखिए, प्रदीप पंत जी कहते हैं, देखो मैं भी उत्तर प्रदेश के उच्च कुलीन पर्वतीय परिवार से हूँ। और फिर हम दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं। हमारा यह ठहाका हम दोनों पर ही व्यंग्य है। अब देखिए, मैं यानी कि प्रदीप पंत और सांगमा दोनों अपने अपने जगह के उच्च कुलीन परिवार के हैं, ऐसा स्वयं कहते हुए हम दोनों हंस पड़े। और ये हंसना एक प्रकार से हमारे ऊपर ही एक व्यंग्य सा रहा। कहा जाता है कि जो पहले मंगोलियाई भारत आए, खासी और जयंतिया उन्हीं के वंशज हैं। अब देखिए, ये जो पर्वत हैं, यहाँ पहले कोई रहता नहीं था। मंगोलिया से लोग यहाँ माइग्रेट करके आए थे। तो कहा जाता है जो पहले मंगोलियन यहाँ आए थे भारत में, वो खासी और जयंतिया क्षेत्र में बस गए थे। वे इन अलग अलग पहाड़ियों में आकर बस गए, और अंग्रेज़ों ने जब तक इस क्षेत्र में पैर नहीं पसारे, तब तक वे अपनी आज़ादी को सुरक्षित रखते हुए अपना एकाकी जीवन बिताते रहे, सांगमा बताते हैं। अब देखिए, मंगोलियन ट्राइब के लोग जब भारत में आकर सर्वप्रथम बसे, तो वे इन पर्वतों में बसे, खासी और जयंतिया पर्वत में। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो खासी पर्वत के लोग हैं, उनके वंशज एक्चुअली मंगोलिया से आए हैं। और गारो, और एक और पर्वत श्रृंखला है गारो। करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमालाएं, संगमा का कहना है। आप अक्सर जिस झूम खेती की चर्चा सुनते हैं, उसके लिए यह क्षेत्र काफ़ी चर्चित रहा है। ये झूम खेती जो है उसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, जो माउंटेनियस एरिया में लोग करते थे पुराने ज़माने में। फार्मर्स, ये जो आदिवासी लोग करते थे, उसमें क्या होता था, एक पर्टिकुलर एरिया को, पहाड़ी क्षेत्र को खेती के लिए वो लेते थे, वो सेलेक्ट करते थे और वहाँ के वृक्षों को काट देते थे। उसके बाद वो जब सूख जाता था, वो जो वृक्ष के जो शिखर वगैरह हैं जो सूख जाते थे, उसे जलाकर वहीं उस मिट्टी को उपजाऊ बनाकर वहाँ खेती करते थे। और इस प्रकार के खेती में क्या होता था, ये 1-2 साल यहाँ खेती करते थे और फिर इस जगह को छोड़कर शिफ्ट करते थे अपने कल्टीवेशन को।
किसी और पहाड़ी प्रदेश में किसी और एरिया को सेलेक्ट करते थे और इस एरिया को छोड़ देते थे। 10-15 साल के बाद वापस फिर यहाँ आते थे। तो मिट्टी को जो उसकी उर्वरता है, उसकी जो फर्टिलिटी है, वो बढ़ने में इस प्रकार सहायक होती थी। लेकिन आजकल ये जो झूम कल्टीवेशन है, आजकल पॉपुलेशन पहाड़ी प्रदेशों में भी बढ़ गया है। तो आजकल क्या है कि इस प्रकार के जो एक बार कल्टीवेट किया जाता है, फिर 3-4 साल बाद ही फिर यहीं आना पड़ता है। पुराने ज़माने में तो 10-15 साल बाद ही इस एरिया को वो लेते थे, जिसे अब कल्टीवेट करते हैं। तो उससे क्या होता था, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती थी। लेकिन आजकल झूम कल्टीवेशन कहा जाता है उतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि मिट्टी को उसकी उर्वरता बढ़ाने का टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन पुराने ज़माने में ये बहुत ही अच्छा टाइप ऑफ कल्टीवेशन था, इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। दंत कथा प्रचलित है कि गारो लोग मूल रूप से तिब्बत के एक प्रांत तोरुआ के निवासी हैं। अब कहा जाता है कि गारो प्रदेश में, पर्वत प्रदेश में जो लोग बसे हैं, उनके एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज तिब्बत से आए हैं। सदियों पहले अपने सरदारों जप्पा, जालिम्पा और सुकपा बोंगेब्स के नेतृत्व में वे तोरुआ से निकल पड़े और स्थायी ठिकाने की खोज में कई शताब्दियों तक ब्रह्मपुत्र घाटी में भटकते रहे और वहाँ के क्रूर शासकों के जोर जुल्म झेलते रहे। कालांतर में वे कई कबीलों में बंट गए और फिर मुख्य कबीले ने अबोंगनेगा के नेतृत्व में नोकरेक पर अधिकार जमा लिया। क्या है ये नोकरेक? यानी गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। अब ये जो गारो पर्वत है, वहाँ पे जो लोग बसे हैं, उसके बारे में सांगमा कहते हैं कि इनके पूर्वज तिब्बत से आकर यहाँ कई लड़ाइयाँ करने के बाद उन्होंने यहाँ के नोकरेक यानी गारो पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी, उस पर अपना अधिकार जमाया और वे वहीं बस गए। तो इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि ये जो खासी और जैंतिया हैं, वो मंगोलिया से आए वाले लोग हैं और ये जो गारो निवासी हैं वो तिब्बत के हैं। बहरहाल आज यह माना जाता है कि गारो लोग बोडो जाति का एक अंग है और यह बोडो जाति तिब्बती बर्मी जातीय परिवार की एक शाखा है। देखिए, मान्यता ये भी है कि ये जो गारो पर्वत के लोग हैं वो बोडो जाति का ही एक अंग है। छात्र जीवन में समाजशास्त्र का अध्ययन करते हुए कभी खासी, जैंतिया और गारो पर्वतमालाओं और वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ा था और अब इस पल अपने को खासी हिल्स में पाकर लगा उस सुदूर अतीत के सपने में पहुँच गया हूँ। तब मन में उत्सुकता जागी थी, कैसी होंगी वे पर्वतमालाएं, कैसे होंगे वहाँ के लोग। अब कम से कम खासी पर्वतमालाओं का एक छोर तो देख ही लिया है। और लोग, अब देखिए मेरे मन में, मैंने समाजशास्त्र में उसका अध्ययन किया है, सोशल स्टडीज़ में, ज्योग्राफी में, इन सब जगह के बारे में मैंने सुन रखा है जब मैंने बचपन में स्कूल में ये सब पढ़ा था। लेकिन अब अपने आप को खासी हिल्स में पाकर मुझे काफ़ी खुशी का अनुभव हो रहा है और मेरे मन में उत्सुकता जागी थी, कैसी होंगी वे पर्वतमालाएं, कैसे होंगे वहाँ के लोग। अब कम से कम खासी पर्वतमालाओं का एक छोर तो देख ही लिया है। अब देखिए, ये जो खासी, गारो, जयंतिया, ये सब मैंने पढ़ रखा था प्रदीप पंत जी ने अपने स्कूली जीवन में। लेकिन आज पहली बार ये सब देखने का जब अवसर मिला तो काफ़ी खुशी हुई। याद आता है, बहुत पहले बेलगांव में एक कर्नाटक निवासी से भेंट हुई थी। मैं कानपुर के क्रांतिकारी श्री सुरेंद्र पांडे के साथ था। कर्नाटक के ये सज्जन उत्तर भारत घूम कर आए थे और पांडे जी को अपने संस्मरण सुना रहे थे। पांडे जी ने सहसा उनसे पूछ लिया था, उत्तर के लोग तुम्हें कैसे लगे? अब देखिए, भारत है, उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है। तो दक्षिण के कर्नाटका से जब एक व्यक्ति अ, उत्तर भारत जाता है तो स्वाभाविक है कि हमें लगेगा कि उससे पूछें, भाई उत्तर के लोग तुम्हें कैसे लगे? तो उसने क्या जवाब दिया? भारत में जहाँ जाओ लोग सब जगह एक से ही हैं। उन्होंने कहा था, हाँ, बोली, पहनावे, नाक नक्श में थोड़ा बहुत अंतर है। देखिए, भारत विभिन्नताओं का देश है, लेकिन फिर भी उसमें एकता लिए हुए है। तभी उस कर्नाटक के व्यक्ति ने उत्तर भारत के सैर के बाद यूँ कहा
कि आप भारत में जहाँ भी जाएं लोग एक जैसे ही हैं। हाँ, बोली, पहनावे, नाक नक्श में थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी तो सब एक है। यह स्वाभाविक ही है। भौगोलिक स्थितियां ऐसा अंतर कर देती है। यहाँ इन खासी पर्वतमालाओं के लोग शेष भारतीयों जैसे ही हैं। हाँ, उनके नाक नक्श, उनके पहनावे, उनकी बोली में ज़रूर अंतर है। उनके पर्व त्योहार भी अलग हैं। उनके रंगारंग नृत्यों का अपना सौंदर्य है। अब ये स्वाभाविक भी है, भौगोलिक स्थितियाँ ऐसा अंतर कर देती हैं। भौगोलिक स्थितियों के अनुसार जहाँ पर्वतीय प्रदेश है वहाँ के लोगों के शारीरिक गठन में बदलाव आता है, रंग रूप में, जो जहाँ सागर किनारे रहने वालों के रंग में ऐसे बदलाव आ जाता है, जो स्वाभाविक है। नाक नक्श, उनके पहनावे, खेत बोली में ज़रूर अंतर आता है। उनके पर्व त्योहार भी अलग हैं। रंगारंग नृत्यों का अपना सौंदर्य है। पिछली रात एक समारोह में खासियों का नोंगक्रेम नृत्य देखा था। उनका प्रमुख नृत्य है यह, जो 5 दिन धार्मिक उत्सव के अवसर पर किया जाता है। उसमें एक प्रमुख नृत्य है ये नोंगक्रेम। ये क्या होता है? 5 दिन धार्मिक उत्सव के अवसर पर किया जाता है। समूह नृत्य में कई जोड़े स्त्री पुरुष पांव थिरक उठते हैं। ये एक ग्रुप डांस होता है जिसमें कई जोड़े स्त्री पुरुष के पांव थिरक उठते हैं। नृत्य और उत्सव के जरिए शांति और संपन्नता की कामना की जाती है और अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। ये किसके लिए है? एक साल में जब फसल की बुआई होती है, फसल अच्छी होती है, तो ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है और शांति और संपन्नता की कामना की जाती है। तो उस समय ये समूह नृत्य जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, नोंगक्रेम, वो नृत्य उस समय कई जोड़े स्त्री पुरुष एक साथ नाच उठते हैं। अपने ढंग का अलग नृत्य है यह, अपने अंचल की विविधता को समेटे हुए, लेकिन इसके पीछे उत्तर और दक्षिण भारत के उन नृत्यों जैसी ही भावना निहित है जो फसल कटाई की खुशी में गांव-गांव में आयोजित किए जाते हैं। देखिए ये नोंगक्रेम नृत्य, देखो ये है नोंगक्रेम नृत्य। एक छोटा सा क्लिपिंग देख लेते हैं, कितना कलरफुल है। देखिए, इसका आस्वादन कीजिए। इस प्रकार के वीडियोस के ज़रिए जब आपको पढ़ाने का अवसर मिलता है तो ये एक अच्छी बात है कि इस प्रकार के नृत्य का भी हम आस्वादन कर सकते हैं। Today marks the last day of the festival of the Khasi tribe here in Smiths. The Nongkrem Dance Festival is performed to appease the almighty goddess Kablai Sanshar for a bumper harvest and prosperity of the people. We're now here at one of the markets, and this market is always held every year when the festival is being being held. Now, where the arena is that side where the dance is being held, on the other end you have here with all the local products, and mainly Meghalaya with his sugarcane, it's very famous.
And we are proud to say that the people of the state, the people of this kingdom, तो ये क्या है ये नृत्य? जैसे हमारे उत्तर और दक्षिण भारत के अन्य नृत्यों के जैसे ही है। इसकी भावना, इसमें जो भावना निहित है एक जैसा ही है। क्या है भावना? फसल कटाई की खुशी में गांव-गांव में ये आयोजित किए जाते हैं। उत्तर भारत में भी किया जाता है, दक्षिण भारत में भी किया जाता है, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश रहा है, गाँवों का देश रहा है। और जब फसल अच्छी होती है तो ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है और अगले वर्ष की संपन्नता की कामना की जाती है। इसी तरह फसल की बुआई या उसके बाद विभिन्न अंचलों में उत्सव मनाए जाते हैं।